हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, जुडिशियल पेंडेंसी यानी न्यायिक लंबितता। ठीक है, इस टर्म से क्या मतलब है, इससे रिलेटेड क्या डेटा और क्या फैक्ट्स हैं। ठीक है, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मेंस के एग्ज़ाम में हमेशा इंट्रोडक्शन के लिए आपको डेटा की ज़रूरत होती है, उसके अलावा कुछ कमिटीज़ के नाम कोट करने की ज़रूरत होती है। तो ये सभी चीज़ें आपको करंट के डेटा के साथ एक जगह मिल जाए, इसलिए मैंने ये मैगज़ीन चूज़ की है। ये विज़न आईएएस की मेंस स्पेशल मैगज़ीन है, सितंबर मंथ की करंट अफेयर की मैगज़ीन है। चाहे तो आप इस चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट डेटा सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो कि आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखूंगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ डेटा भी मिल जाए। तो चलिए शुरू करता हूँ जुडिशियल पेंडेंसी यानी न्यायिक लंबितता को। पहला चीज़ है, सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में जो लंबित मामलों की संख्या है अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच चुकी है। कितने हो चुके हैं? ये 88,417 केस जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो आपको याद रखना, लगभग 88,000 केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप पेंडिंग हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेटा अगर आपको ना भी याद हो तो 88,000 के आसपास या 88,500 के अप्रॉक्स केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये डेटा एकदम रट जाना है। दूसरा चीज़ है, जो जिला न्यायालय हैं, ठीक है, उसमें लगभग 4.6 करोड़ और हाई कोर्ट्स में लगभग 63 लाख मामले जो हैं वो पेंडिंग हैं। किसका डेटा है? तो डेटा आपको लिखना है कि ये डेटा है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का। ठीक है, तो जिला न्यायालयों में 4.5 करोड़ 63 लाख हाई कोर्ट्स में और 88,000 की संख्या पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये डेटा है। अब क्यों इतने ज़्यादा लंबित हैं, क्यों डिले हो रहा है इन चीज़ों में? तो सबसे पहला जो कारण है वो है अपर्याप्त न्यायाधीश वर्सेस जनसंख्या का अनुपात। हर 10 लाख लोगों पे केवल 21 न्यायाधीश भारत में हैं। 120वें विधि आयोग ने कहा था कि हर 10 लाख के ऊपर कम से कम 50 न्यायाधीश होने की ज़रूरत है। तो पहला डेटा आप याद रखेंगे कि अभी की डेट में केवल और केवल 21 न्यायाधीश हैं 10 लाख लोगों पर, जबकि होना कितना चाहिए? 120वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 50 होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है जो वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है वो इनइफेक्टिव रहा है, अप्रभावशील रहा है, जिस कारण भी इसे सफलता नहीं प्राप्त हुई है। इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना की बात की गई थी, जो बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिन्होंने इसे स्थापित ही नहीं किया है। तो एक तरह से एडीआर अभी अप्रभावी है, इस कारण भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। उसके बाद प्रणालीगत और प्रक्रियात्मक अक्षमताएं एग्जिस्ट करती हैं सिस्टम के अंदर, जिससे बार बार अपील किया जाना, बार बार स्थगन, झूठी मुकदमेबाजी, अस्पष्ट कानून, कमजोर अनुपालन एवं खराब केस प्रबंधन, ये सभी इसके जिम्मेदार कारण हैं। एक समस्या और भी है जो आप समझ सकते हैं कि प्रायः समान प्रकृति के मामले जो होते हैं उनको व्यवस्थित सामूहिकरण और तत्कालिकता के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, मतलब किया नहीं जाता है। अगर किया जाए तो उनकी दक्षता बढ़ जाएगी। ऐसा ना होने के कारण दक्षता में कमी रह जाती है और केसों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे कि पेंडेंसी यानी कि लंबितता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना और तकनीकी कमियों के कारण भी ये क्षमता रही है। वित्तीय बाधाएं क्या हैं? भारत सरकार रक्षा पर अपने जीडीपी का 2% खर्च करती है, वहीं पे न्यायपालिका पे केवल 0.1% का व्यय करती है। तो इस कारण से भी जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक बुनियादी अवसंरचना है वो नहीं है, इस कारण भी केसेस में पेंडेंसी बढ़ रही है। सरकार एक प्रमुख वादी के रूप में भी होता है। कुल मुकदमे जितने उसमें लगभग 50% मुकदमों में सरकार खुद एक वादी के रूप में काम करती है, जिससे भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब जो ये केस बढ़ रहे हैं, इनका प्रभाव क्या होता है, क्या इनसे नुकसान होता है? इसको अगर हम देखें तो इसके मुख्य कारण पहला ये है कि जो मूल अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन होता है। क्या मूल अधिकार? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि त्वरित न्याय पाना एक मूलभूत अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। लेकिन जितने ज़्यादा केस पेंडिंग है, त्वरित न्याय उतना देर से मिलता है। ठीक है, उतना संभव नहीं हो पाता, इस कारण भी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो ये उसका प्रभाव है न्यायालय की लंबितता का। ठीक है, दूसरा है सामाजिक निहितार्थ। सामाजिक निहितार्थ क्या है इसके अंदर?
कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ जो है वो कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि मुकदमों को ये देरी से सुनवाई होगी तो अपराधियों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा चीज़ है गरीबों के ऊपर असमान प्रभाव। इसका क्या मतलब है? जेल के अंदर लगभग 76%, माफ कीजिएगा 76% विचाराधीन कैदी बिना दोष सिद्धि के जेल के अंदर बंद है। तो एक प्रभाव ये आप देखते हैं। उसके बाद आर्थिक निहितार्थ क्या है? ये सामाजिक निहितार्थ हमने देखा, ठीक है। आर्थिक निहितार्थ में जो इम्पोर्टेंट है, पहला है मुकदमेबाजी की बढ़ी हुई लागत। पक्षकारों को बार बार होने वाली सुनवाई, स्थगन और वकीलों की फीस के कारण भारी खर्चा उठाना पड़ता है और परियोजनाएं रुक जाती हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति के मामलों में बाधा डालते हैं। कहीं न कहीं विश्वास की कमी भी होती है, न्यायपालिका पर विश्वास जो है वो घटता जाता है। न्याय में देरी होने से नए बचाव के रूप में चुनावी विलंबन या फिर न्याय लंबिता को देखा जाता है। अगर मैं सब सीधे शब्दों में कहूँ तो न्यायालय में देरी होने के कारण अपराधी बच जाते हैं और उनको ये बात पता है कि अगर एक बार कोई केस या मामला कोर्ट में जाता है तो उनको एक नए बचाव का जरिया मिल जाता है, क्योंकि इतना लंबा चलेगा कि कभी उन्हें सज़ा मिल ही नहीं पाएगी। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि सरकार ने क्या क्या पहल की है इन मामलों से निपटने के लिए। तो पहला चीज़ है, सरकार ने न्याय वितरण और विधिक सुधार हेतु राष्ट्रीय मिशन शुरू किया था 2011 के अंदर। पहला चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। शॉर्ट में इसको नेशनल मिशन ऑन जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीगल रिफॉर्म मिशन, ठीक है, 2011 का है। उसके बाद दूसरा है न्यायपालिका के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु CSS यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तीसरा है ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना स्टार्ट किया था, जिसके फेज 1, 2 एंड 3 अभी चल रहे हैं। इसके तहत न्यायालयों का कंप्यूटराइजेशन, ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट्स, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक एटसेट्रा शुरू किए गए हैं। वहीं पे न्यायाधीशों के लिए जस्टिस ऐप लॉन्च किया गया था। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम लाया गया था 2015 का, जिसके तहत जितने भी वाणिज्य विवाद हैं उनको त्वरित निपटान किया जा सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना, लंबे समय से लंबित और जघन्य आपराधिक मामलों को शीघ्र निपटान हेतु फास्ट कोर्ट स्थापित किए गए थे। उसके बाद है वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। नियमित न्यायालयों के बाहर विवादों का निपटारा किया जा सके, इसके लिए लोक अदालत, मध्यस्थता, पंच निर्णय आदि के माध्यम से बोझ कम करने का प्रयास किया गया था। आगे की राह की बात करें, क्या क्या किया जा सकता है और जिससे कि इसमें सुधार लाया जा सके, तो पहला है केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना। केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना के द्वारा 2021 में किया गया था। क्या इसका निहितार्थ है? भारतीय न्यायालयों हेतु जो कार्यात्मक अवसंरचना की योजना बनाने, निर्माण, प्रबंधन, रखरखाव के लिए एक राष्ट्रीय लेवल पे न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण स्थापना की आवश्यकता है, ऐसा बताया गया था। वहीं पे प्रबंधन में AI को भी प्रयोग में लाए जाने की आवश्यकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 128, 224A के अंतर्गत प्रावधानों को लागू करते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अनुभवी और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे कहीं न कहीं जो हमारी संख्या है जज की, जो अभी 21 है प्रति 10 लाख के ऊपर, उनको 50 के समीप ले जाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से हमने इस पूरे आर्टिकल को होलिस्टिक तरीके से यहाँ पे कवर किया है। जुडिशियल पेंडेंसी में कहीं ना कहीं चाहे आप एस्से में यूज़ कर लीजिए डेटा को, चाहे आंसर राइटिंग में यूज़ करिए, GS2 के क्वेश्चन आता है, तो ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपके हर जगह यूज़ होंगे। इसको पढ़ने के बाद आपका ऐसा नहीं लगेगा कि इस पर प्रश्न नहीं आया, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे कोट कर ही देंगे। सोसाइटी का क्वेश्चन आता है तो वहाँ भी आप बता सकते हैं कि क्या हमारे यहाँ एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, जुडिशियल प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कहीं भी आप कुछ बता रहे हैं तो इस पॉइंट को डेटा के साथ कोट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप कुछ और एडिशनल चीज़ हमारी तरफ से चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। हालांकि हमारे आंसर राइटिंग के बहुत सारे सेशन चल रहे हैं, जिसमें 1-to-1 मेंटरशिप मुख्य रूप से है। इसमें हम केवल
25 स्टूडेंट्स को 1-to-1 टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से ट्रेन करते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे बैचेस में जुड़ सकते हैं, जिसमें बैचों में सिर्फ स्टूडेंट की संख्या 25 होगी और आपको 2 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से 1 मंथ का ये कोर्स होता है, जिसमें आपको 0 से लेकर के एटलीस्ट डिसेंट लेवल आंसर राइटिंग तक पहुंचाया जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।